तो समझने के लिए मैं अभी आपको एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी तो प्रॉपरली कवर करवाऊंगी ही, लेकिन एनसीईआरटी का 2% ज्यादा पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब अपन नीट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो नीट में अपन 20% एक्स्ट्रा, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 11th का सिलेबस स्टार्ट किया था। 11th के सिलेबस में हम लोगों ने, मैं आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ा रही हूं, मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रही हूं। देखो मैंने लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर करवा दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करवा दिया, उसके बाद में चाहती तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम करा सकती थी, लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, बहुत ज्यादा एक बोरसम टाइप हो जाता है, एक ही एक तरीके से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वही चीजें आप पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए जो न्यू चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा बायोलॉजी आपकी डे टू डे लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ये लाइफ की साइंस है, ये लिविंग थिंग्स की साइंस है। आप जो भी काम करते हो इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऐसे देखो, बायोमोलिक्यूल जनरली बच्चे कहते हैं मैम ये तो रटने वाला टॉपिक है। बच्चे क्या कहते हैं कि मैम ये तो रटने वाला टॉपिक है। चलो मैं कहती हूं कि कुछ कुछ नाम रटने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो नाम अपन लॉजिकल वाइज पढ़ेंगे तो आसान लगेंगे। एक बात और मैं हमेशा क्लियर करना चाहती हूं, हर चीज में मैं ट्रिक नहीं बनवाऊंगी। बच्चे को क्या लगता है कि जो टीचर ट्रिक नहीं बनवाता उसकी पढ़ाई एफिशिएंट नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किससे पढ़ना है। देखो मैं बहुत ज्यादा ट्रिक्स पढ़ाऊंगी तो एक ही डिसएडवांटेज बार बार मैं आपको काउंट करवा रही हूं, एग्जाम में जब आप ट्रिक को रिकॉल करोगे तो इसकी ट्रिक वो है, इसकी ट्रिक वो है। कभी कभार इतना ज्यादा आदमी प्रेशर में होता है एग्जाम के कि ट्रिक को क्या आगे पीछे कर देगा। हो सकता है कोई ट्रिक मैंने इसके लिए बनवाई हो, सिमिलरली वही अल्फाबेट इसके लिए भी एप्लीकेबल हो, आप अनवांटेडली आंसर गलत करे आओगे, अनवांटेडली आंसर क्या करोगे, गलत करे आओगे। तो जहां ट्रिक जरूरी है वही रखो, ठीक है। जैसे फंगाई की क्लास में ट्रिक थी पाबंद, एंड हटा दो तो पाबंद हो जाएगा। फाइकोमेसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो आसान है। इस ट्रिक को आप ट्रिक वाइज भी रिकॉल कर सकते हो और नॉर्मल क्लासेस भी याद कर सकते हो। तो ये तो एक जनरल आइडिया था। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब, अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर का नाम से समझते ना एक्चुअली चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है। तो बायोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है? बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं, आपकी लाइफ को बनाते हैं, आपको इस धरती पर सस्टेन करने पर वो क्या करते हैं, मजबूर करते हैं कि मैंने ये चीजें आपकी बॉडी में डाली हैं, इनके इंटरेक्शन से आपकी लाइफ सस्टेन होगी, आप जीवन जी सकते हो, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। ये सब चीजें क्या कर सकते हो आप लोग इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये तो क्या था, अभी बहुत ही एक स्लाइड छोटी डेफिनेशन दी है मैंने। बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब सब्सटेंसेस, बायो मतलब लाइफ। दो सब्सटेंसेस विच क्रिएट लाइफ, विच क्रिएट यू इन दिस लाइफ। आपकी बॉडी किसकी बनी हुई है? बायोमोलिक्यूल्स की बनी हुई है। अगर आपको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या चाहिए? बायोमोलिक्यूल्स चाहिए। अब चलो ये बात तो समझ में गई कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को क्रिएट करते हैं, जो लाइफ को मेंटेन करते हैं, जो लाइफ को आगे बढ़ने पे मजबूर करते हैं, सस्टेन करवाते हैं। मतलब आप किसकी वजह से सरवाइव कर पा रहे हो? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन योर बॉडी। तो बायो मतलब लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस स्मॉल साइज भी हो सकते हैं, देखो उनमें भी डाइवर्सिटी मिल सकती है। स्मॉल साइज हो सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर स्मॉल है, इजी है। उसी तरीके से अगर अपन कंपेयर करें तो दूसरा कोई बिग साइज भी हो सकता है, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंसेस से आपकी बॉडी बनी हुई हो सकती है। और अगर आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है या अपनी लाइफ को सस्टेन करवाना है तो आपको यही सब्सटेंसेस बार बार चाहिए। भाई एक बार आपकी बॉडी क्रिएट हो गई इन सब्सटेंसेस से
तो अगर आपको अपनी लाइफ को आगे अच्छी बिताना है, एक हेल्दी लाइफ करनी है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी बनानी है, तो आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटी की पावर होनी चाहिए। तो अगर आपकी बॉडी किसी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, अगर आपकी बॉडी किसी बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है, तो अगर आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो आपको किसकी आवश्यकता है, बार बार बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस में क्या है, यू हैव वेराइटी। सब्सटेंसेस की क्या हो सकती है, वैरायटी हो सकती है। किस सेंस में आप वैरायटी की बात करोगे, देखो आप बोल सकते हो सब्सटेंसेस सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल इजी से स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज, ठीक है। उसके अपोजिट में या उनके कंट्रास्ट में अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लें, और स्मॉल साइज का क्या हो जाएगा, बिग साइज। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन दूं मैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो मैं क्या कह सकती हूं, दीज आर दोज एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऐसी कोई डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं दी हुई है, मैं तो आपको नॉर्मली बता रही हूं। दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ। अब देखो एक्चुअली ये सब्सटेंसेस है क्या, ये सब्सटेंसेस कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, दीज आर सिंपली केमिकल्स, रासायनिक। देखो बायोमोलिक्यूल्स का जो टॉपिक है, वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, क्योंकि केमिकल वर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी ब्रांच केमिस्ट्री। कोई भी आपको केमिकल से रिलेटेड बात करनी है या लॉजिक क्लियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। लेकिन हम बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये ऐसे केमिकल्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको जिंदा रखते हैं, इस अर्थ पे। दीज आर दो सब्सटेंसेस which are required या which are very much essential to sustain our life on this earth। और इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या है, they are chemicals। ठीक है, these are those substances which are required or very much essential for sustaining life on this earth। ठीक है, अब नेचर क्या है, क्या नेचर इन सब्सटेंसेस से, दीज आर केमिकल्स। These substances are chemicals। ठीक है स्टूडेंट्स, these substances are chemicals। अब देखो बार बार मैं आपको एक बहुत ही जनरल और नॉर्मल डेफिनेशन बता रही हूं। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे दूं तो शायद आपको बायोमोलिक्यूल समझ में आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो बायोलॉजी बना रहा है, जो लाइफ क्रिएट कर रहा है, जो लिविंग बीइंग्स की बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमीनो एसिड। आप बोलोगे ये तो सुना सुना है। आप बोलोगे मैम मैं तो चपाती खाती हूं तो मैं कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेती हूं, आलू खाती हूं तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, अंडा खाती हूं तो प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, दूध पीती हूं तो कैल्शियम मिल जाता है। ओके फाइन, आप सही कह रहे हो, ये ही तो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आप करते हो और आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। आप बोलते हो मैम मैं तो ये चीज अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए खाती हूं, जिससे कि मेरा लाइवलीहुड चल पाए,
मैं रोटी खाती हूँ जिससे मैं जिंदा रह पाऊं, मुझे एनर्जी मिले, मेरे को ग्रोथ, मेरी डेवलपमेंट हो, मुझे मस्कुलेचर बनाना है तो मैं फट से प्रोटीन शेक पीऊंगी, प्रोटीन खाऊंगी, स्प्राउट्स खाऊंगी। तो ये तो क्या है, अगर अपन इसकी दूसरी डेफिनेशन लें तो हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर द फूड वी आर ईटिंग एक्चुअली वी आर सर्वाइविंग। तो भाई फूड में है क्या, फूड में बायोमोलिक्यूल्स ही तो है। ज्यादा राइस मत खाया करो, मोटी हो जाओगी क्योंकि फैट है। ज्यादा बटर घी मत खाया करो, लिपिड्स है, फैट है। ठीक है, आप बोलोगे मैम मैंने सुबह 3 अंडे खाए थे, बहुत भारी हो गया। एक्चुअली आर इनटेकिंग प्रोटीन एंड प्रोटीन टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। फ्रूट्स खाओ, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, दुनिया जहान की चीजें मिलेंगी। तो आप तो बोल रहे हो कि ये चीज मैं आउटसाइड से ले रहा हूं जिससे कि मेरी लाइफ सस्टेन हो रही है। अरे भाई ऑलरेडी आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो इन्हीं चीजों की बनी हुई है। आपका जो सेल है, आपकी बॉडी एक सिंगल यूनिट सेल से स्टार्ट होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, बेसिक, फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपके सेल के अंदर का ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, सॉल्ट्स, वाटर, ये सब मिलाकर एक केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं जो कि आपके सिंगल सेल में पाया जाता है। अब आपकी बॉडी तो मल्टी सेलुलर है, तो सर से लेके पैर तक आपको इन चीजों की जरूरत है अपने सेल के कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए, उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स है, ये जो सेल का केमिकल कंपोजिशन है, दिस इज कलेक्टिवली नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अब आपका सेल एक मॉलिक्यूल का थोड़ी बना हुआ है, आपका सेल तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है जो आपकी लाइफ को बना रहे हैं, बायोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सस्टेन कर रहा है, चाहे वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई एनिमल है, प्लांट है, ह्यूमन बॉडी है, बायोमोलिक्यूल्स का ही तो बना हुआ है। और उससे आगे अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए भी बायोमोलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सटर्नली ले लो, और एक्सटर्नली कैसे ले सकते हो, फूड से ही तो लोगे। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं, these biomolecules actually form the chemical composition of cell। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल टू सस्टेन लाइफ। आप रोज रोटी खाते हो, रोज कार्बोहाइड्रेट खाते हो, रोज बायोमोलिक्यूल्स चाहिए। एक दिन मत खाओ, वीकनेस आ जाएगी क्योंकि सेल को फीडिंग नहीं मिल रही है, सेल का केमिकल कंपोजिशन मेंटेन नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी बिगड़ रही है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि आपकी बॉडी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी जिंदा रहती है, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यस, ये जो बायोमोलिक्यूल्स का इनटेक है ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म से एसोसिएटेड है। बात समझ में आ रही है पीछे स्टूडेंट्स, क्लियर? आप बोलोगे मेरी बॉडी में दुनिया भर का मेटाबॉलिज्म होता है, दुनिया भर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बनता भी है, एनर्जी यूज भी होती है, कटता भी है, एनर्जी रिलीज भी होती है। ये हो किसका रहा है, मेटाबॉलिज्म हो किसका रहा है? भाई देखो, आपने बायोमोलिक्यूल इनटेक कर लिया, अब बॉडी उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी? बॉडी उसको एक्सेप्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करवा के करेगी, एनाबॉलिज्म भी करवाएगी, कैटाबॉलिज्म भी करवाएगी। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को जोड़कर एनर्जी यूज करके कोई बड़ा कंपाउंड बनाएगी, फिर उसी कंपाउंड को तोड़ेगी, एनर्जी से तोड़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो कहीं ना कहीं बायोमोलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इनसाइड आवर बॉडी बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है ना, लिंक बैठा? जबकि आपने मेटाबॉलिज्म लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लिया था, लेकिन किस चीज का मेटाबॉलिज्म, वो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता चला है। ठीक है, टू सस्टेन लाइफ we require biomolecules। ठीक है,
अब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स are utilized by our body through various metabolic activities through various metabolic activities। ठीक है, अब क्या है, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है दे आर रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। भाई आपकी जीवन की जो बोलते हैं ना उपपाच्य क्रियाएं, अगर हिंदी के बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूं तो उपपाच्य क्रियाएं, कुछ को जोड़ो कुछ को तोड़ो, कुछ को जोड़ो कुछ को तोड़ो, बस इन दोनों के कलेक्शन से आपकी बॉडी सस्टेन करती जाएगी, आपकी लाइफ क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एक्चुअली मेटाबॉलिज्म एंड ड्यू टू दिस मेटाबॉलिज्म जो भी बायोमोलिक्यूल्स आपकी बॉडी में है या आप उन्हें मेंटेन करने के लिए बाहर से ले रहे हो, तो एक्चुअली जब तक बॉडी इन मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज नहीं करेगी, लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स कैसे बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो या तो आप एनाबॉलिक एक्टिविटीज करवाओ, आप छोटी छोटी चीजों को जोड़ो, एनर्जी से जोड़ो, एनर्जी यूज करो, मेहनत करो तो बड़ी चीज बन जाएगी। और अगर आपको बड़ी चीज को यूटिलाइज करना है तो उसको तोड़कर यूज करो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एनाबॉलिज्म में यू रिक्वायर एनर्जी एंड इन कैटाबॉलिज्म यू रिलीज एनर्जी। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ यूजिंग बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे तो लाइफ नहीं होगी। यू कैन नॉट इमेजिन योर सर्वाइवल विदाउट बायोमोलिक्यूल्स। बॉडी ने आपको दे दिया पैदा करके, लेकिन अगर आपको लाइफ को आगे बढ़ाना है तो यू हैव टू इनटेक द बायोमोलिक्यूल्स एंड यूटिलाइज देम। ले लिया है, यूज नहीं कर रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें यू हैव एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के सिनोनिम्स में आप बोल रहे हो ना, या फिर कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब जोड़ते चलो, ऐड करते चलो, एनर्जी को यूज करो। भाई किसी चीज को जोड़ोगे तो एनर्जी आपको यूज करनी पड़ रही है ना। ठीक है, एडिटिव। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब कट करो। इसमें क्या है, यूज एनर्जी, इसमें क्या है, रिलीज एनर्जी। जनरली इसमें कोई बड़ी चीज बनेगी छोटी चीज को यूज करके, एनर्जी को यूज करके, और कैटाबॉलिज्म में बड़ी चीज कट जाएगी। तो बिग सब्सटेंस मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, बिग सब्सटेंस क्या होगा, कट डाउन। अब देखो इसके एग्जाम्पल बताऊं। जब तक आप डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल नहीं समझोगे आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो देखो अगर आप जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कराते हो, करवाते हो तो फोटोसिंथेसिस में आप करते हो, छोटी छोटी चीजों को जोड़ते जाते हो ना। CO2 को ले लिया, इनऑर्गेनिक कार्बन को ले लिया, H2O को ले लिया, पानी को ले लिया, क्लोरोफिल तो एक्चुअली सेल के अंदर ही है। ठीक है, एनर्जी लेते हो ना, सनलाइट की एनर्जी। तो आपने क्या, छोटी चीजों को लेकर उनको एनर्जी के थ्रू जोड़कर बड़ी चीज बना ली। ग्लूकोज बना लिया ना आपने, ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यही ग्लूकोज आप खा लेते हो। प्लांट को जो खाएगा, जो वेजिटेरियन होगा, वो तो ग्लूकोज डायरेक्टली ले लेगा ना प्लांट से। अब बॉडी में कैसे ग्लूकोज यूटिलाइज हुआ, आपने ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज इज वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल, अभी आप पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट का पार्ट आएगा, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो ग्लूकोज लिया, बड़ा पार्टिकल लिया, बड़ा टुकड़ा लिया। अब आपको इसमें से एनर्जी लेनी है,
क्योंकि इसी ही एनर्जी से आप अपनी लाइफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को सस्टेन करवाओगे और लाइफ को आगे बढ़ाओगे। तो यहां पर एक्चुअली बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूं तो अगर आपने ग्लूकोज को इनटेक किया है तो उसमें से एनर्जी कैसे लोगे, उसको काटोगे कैसे? एनर्जी किस सेंस में निकलेगी? रेस्पिरेशन। आपकी बॉडी में जो भी आप फूड लेते हो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में वो सेल में पहुंच जाता है, उसके बाद आप उसको ऑक्सीडेशन करवाते हो ना, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हो, तो क्या हो जाता है? आपको एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी आप एक्चुअली यूज ही तो करते हो ना। जब तक ग्लूकोज के अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आप कैसे उस एनर्जी को यूज करोगे, जीवन को आगे निकालोगे? एनर्जी होगी, मैं खाना खा के आई हूं, ग्लूकोज है तभी तो इतना पढ़ा पा रही हूं, वरना बेहोश नहीं हो जाऊंगी, बिकॉज आई एम लेकिंग दी एनर्जी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस नाम ही बता रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर करो एनर्जी को यूज करके। भाई कोई चीज समेटूंगी तो एनर्जी यूज होगी ना, और कोई चीज काटूंगी तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? शुड आई रब दिस पोर्शन? शुड आई रब इट? अब देखो, एग्जाम्पल्स लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। मैंने क्या बोला? बायोमोलिक्यूल किसी भी तरीके से हो सकते हैं, स्मॉल साइज भी, लार्ज साइज भी, अपना एक खुद से स्ट्रक्चर होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, सिंपलर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या इनकी वैरायटीज आपको मिलेंगी। तो एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, एग्जाम्पल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में आएंगे जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ठीक है, और क्या क्या आएंगे? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर भी काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि वाटर काउंट नहीं होगा, ये आप डे टू डे लाइफ में लेते हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी बॉडी का। अभी मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये सेल के अंदर रहते हैं, इनका क्या कंपोजिशन होता है, कितना परसेंटेज होता है सेल के अंदर, वो अभी नहीं जाना, अपन को आगे देखेंगे अपन लोग। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है तो बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक अलग ब्रांच निकाली साइंस की, जिसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दीज ऑल बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, पहले ले लेते हैं। मैं यहां पर लाइन नहीं खींचती हूं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये पूरा एक में ही है। बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ दी स्टडी। स्टडी करना मतलब इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, फंक्शन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे रहते हैं, क्या यूजेस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सब कुछ पढ़ना बायोकेमिस्ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, एक्चुअली बायोमोल की पीएचडी करना बायोकेमिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना तो पहले साल ही बायोकेमिस्ट्री नाम का टॉपिक, एक बुक आपके हाथ में आ जाएगी जिसमें ये बायोमोलिक्यूल्स और ज्यादा गहराई और डीप में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इन बायोमोलिक्यूल्स को, अब जैसे इनको पढ़ना है तो इनको अगर सिंप्लीफाई तरीके से पढ़ना है तो कुछ एक कैटेगरी बना दें, कुछ एक ग्रुपिंग कर दें। अब आप बोलोगे मैम फिर ग्रुपिंग करूंगी तो मुझे तो बेसिस लेना पड़ेगा, सिद्धांत लेना पड़ेगा ना, कि भाई मैं किस सेंस में ग्रुपिंग कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। ठीक है, देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं।
जैसे एक्सपेरिमेंट में क्या, कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लो, कोई भी एक लिविंग टिश्यू में मतलब जैसे कोई भी एक वेजिटेबल ले लो या फिर आप कोई एक लिवर का पार्ट ले लो, इट इज अ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू मतलब ये सारी चीजें होंगी, लिविंग टिश्यू मतलब ये सारी चीजें होंगी। अब आप क्या करो, एक लिविंग टिश्यू ले लो, उसको मोर्टार पेस्चल होता है ना, ऐसे यूं जैसे अपन घरों में अदरक कूटते हैं, वैसा ही एक लेबोरेटरी में मोर्टार एंड पेस्टल करके इंस्ट्रूमेंट आता है। आप उस लिविंग टिश्यू को उस कप शेप मोर्टार में डाल दो और उसके बाद उसके अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो और उसको पेस्टल से ग्राइंड करो। ग्राइंड करोगे, जैसे अगर आप मिक्सी में कोई चीज पीसते हो, मिक्सी में कोई चीज पीसते हो तो क्या मिलता है, सरी बनता है ना, एक ऐसे थिक गाढ़ा पेस्ट लाइक बनता है, तो उसको मिक्स करने से भी क्या होगा, आपको एक स्लरी बन जाएगी। इस चीज को समझना है, इस चीज को पढ़ना है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, मोर्टार के अंदर एक लिविंग टिश्यू लिया, उसके साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया और पेस्चल से ग्राइंड किया। जैसे ही आपने उसको ग्राइंड और मैशअप किया, एक स्लरी बन गई, थिक स्लरी बन गई। अब आप क्या करोगे, ये सारा काम लेबोरेटरी में हो रहा है, घर में नहीं करना, हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, उसके ऊपर छानने के लिए एक फनल रख दिया, फनल मतलब चाय छन्नी ले लो। ठीक है, अब आपने उस स्लरी को क्या छान दिया। जैसे ही आपने उस स्लरी को छाना, आपने देखा कुछ चीजें तो छनकर नीचे आ गई और कुछ चीजें ऊपर फिल्टर के ऊपर ही बैठी रही। कुछ चीजें क्या है, फिल्टर के ऊपर बैठी रही। ठीक है, कुछ चीजें क्या हो गई, फिल्टर के ऊपर बैठी नहीं। अब आपने बोला कि ये तो गड़बड़ हो गई, जब मैंने एक ही चीज को पीसा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में और छाना, तो कुछ चीजें क्यों नीचे आके बैठ गई और कुछ चीजें क्यों ऊपर रही। मतलब जो चीजें नीचे आके बैठ गई वो उस एसिड में क्या थी, सॉल्यूबल थी, और जो चीजें ऊपर रही और फिल्टर करके नहीं नीचे आई वो उस एसिड में इनसॉल्यूबल। तो नीचे तो एसिड सॉल्यूबल पूल बन गया और ऊपर एसिड इनसॉल्यूबल पूल बन गया। आप बोलोगे मैम ये तो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं एक लाइन आपको लिखाती हूं। ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके सेल को घेर के बैठे हुए हैं। पूरा सेल, पूरे सेल के अंदर ये तैरते रहते हैं। भाई आपकी सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, लिक्विड मीडियम है, उसके अंदर ये तैरते रहते हैं। तो these biomolecules actually create a cellular pool, a cellular pool. Biomolecules create cellular pool. एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं लिखाऊंगी, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ उसका कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, सेलुलर पूल। ठीक है स्टूडेंट, शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट। मतलब आपका ये सेल है, ये सेल है ना, अ रूम बाउंडेड बाय वॉल्स, रॉबर्ट हुक ने जो बोला था, उसके अंदर आपका ये प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और ये सेल ऑर्गेनल्स, ये सब इस चीजों के बने हुए। भाई आप खुद देखो, आप सेल पे रिकॉल करो, इसके जस्ट बाद में आपको सेल वाला टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों की अवेलेबिलिटी सेल में है, और मेंटेन करने के लिए आप बाहर से भी लेते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर, बायोमॉलिक्यूल्स ही तो हैं ये सारे, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये बायोमॉलिक्यूल्स ही तो हैं। आपकी सर्वाइवल के लिए यही तो एसेंशियल है, ये नहीं होंगे तो कहां से जिंदा रह पाओगे। ठीक है, क्रिएट सेलुलर पूल। अब देखो, बायोमॉलिक्यूल्स की भी अगर अपन और ज्यादा वैरायटी की बात करें, और ज्यादा वैरायटी की बात करें, तो हमारे जो पूरे बायोमॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी देखें, मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी देखें, तो मॉलिक्यूल्स में आपके पास इनऑर्गेनिक पोर्शन भी आता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक पोर्शन भी आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे? इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन, कार्बन इज नॉट एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन।
और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि कार्बन भी है और वो हाइड्रोजन के साथ एसोसिएटेड भी है। वैसे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का सबसे आसान डिफरेंशिएशन का मतलब इनऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन का बना हुआ है। लेकिन और डीप में जाएं, भाई किसी में हो गया तो कार्बन, तो इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन इज नॉट एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन व्हाइल इन ऑर्गेनिक कार्बन एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन। जैसे मैं बोल रही हूं कि ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसके बने हुए हैं? कार्बन के भी, हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी। अभी इनका फॉर्मूला आएगा CnH2nOn, ठीक है। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इनऑर्गेनिक। इसके डीप में यहां नहीं पढ़ेंगे, इसके डीप में आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आएंगे जैसे मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, गैसेस हो गई, वाटर हो गए, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब देखो बोला गया है कि थोड़ी सी और डीप में नॉलेज दे दूं तो 24 मिनरल्स असेंशियल होते हैं प्लांट्स में और करीबन 17 मिनरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, ठीक है। जो मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए 24 लगभग होंगे और एनिमल्स में 17 होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या क्या आएंगे? ऑर्गेनिक में आएंगे जैसे शुगर्स, अमीनो एसिड्स। शुगर मतलब छोटी यूनिट जिससे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड्स जिससे न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। इसी में ही आपका मोनोमर और पॉलीमर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बात क्लियर हुई? शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? चलो अब इनके बारे में और डीप में देखेंगे और ज्यादा पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूं। जैसे जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो हर बायोमोलिक्यूल का एक टर्नओवर होता है। क्या होता है? टर्नओवर। नया वर्ड है, क्या है मैं समझाऊंगी। इन मेटाबॉलिज्म, या इन नहीं, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म लिखेंगे। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एवरी बायोमोलिक्यूल, भाई मेटाबॉलिज्म किसका होगा? बायोमोलिक्यूल का ही होगा ना। एवरी बायोमोलिक्यूल हैज इट्स ओन टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म के टाइम पर बायोमोलिक्यूल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे ये मेटाबॉलिज्म हुआ तो यहां पर कोई एक बायोमोलिक्यूल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर दूसरा मेटाबॉलिज्म का टर्नओवर स्टेप हुआ तो ये बायोमोलिक्यूल फिर दूसरे कंडीशन में चेंज हो गया। रहेगा ये एक सिंगल बायोमोलिक्यूल, पर इसकी डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, आपको डिफरेंट फॉर्म्स नजर आएंगी। मतलब मीन्स बायोमोलिक्यूल मॉडिफाइज इट्स शेप। शेप तो नहीं लिखेंगे आप, डायरेक्ट फॉर्म लिखो। मॉडिफाई इट्स फॉर्म मतलब इनका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर।
conversion of one form into another. ठीक है, should I rub the students? स्टूडेंट्स, इस मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए बायोमोलिक्यूल्स की तो जरूरत है ही, ओके फाइन, मतलब बायोमोलिक्यूल्स तो एक तरीके से सबस्ट्रेट है, लेकिन इन बायोमोलिक्यूल्स को आगे कौन बढ़ाएगा, इनको यूटिलाइज कौन करेगा? मेटाबॉलिज्म इज कैरीड आउट बाय मेटाबोलाइट्स। देखो, मेटाबॉलिज्म को करवाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? बायोमोलिक्यूल्स। पर उन बायोमोलिक्यूल्स पर एक्ट कौन रह रहा है, काम कौन कर रहा है? मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में यू हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट स्टूडेंट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स को यूज करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नाम ही सेकेंडरी मींस देयर इवन फंक्शन इज सेकेंडरी विद कंपैरिजन टू प्राइमरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोमोलिक्यूल्स को, जैसे अदर कोई एसेसरी बॉडी पार्ट बनाना है, जैसे प्लांट्स में कलर फिल करना है, उसको सुंदर कराना है, फ्रूट में कलर देना है, फूड का स्टोरेज करना है, फ्लावर में कलर देना है, मतलब अदर देन चीजों में यूज कर रहे हैं, ना तो ग्रोथ करवा रहे हैं, ना डेवलपमेंट करवा रहे हैं, और ना ही रिप्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। अदर देन चीजें मतलब थोड़ी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स को देने के लिए, कलर देने के लिए, फूड स्टोरेज को करने के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी नाम ही इंडिकेट करता है, प्रथम है, शुरू है, इनकी शुरुआत में ही जरूरत पड़ जाती है। आपकी जो ग्रोथ फेस होता है, जब आपका वाकई में ऐसा टाइम चल रहा है जहां आपको मैक्सिमम ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है, तो आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिक्वायर इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या है? रिक्वायर इन अदर थिंग्स। अदर थिंग्स जैसे फॉर फूड स्टोरेज, मतलब ऐसा कोई जगह बना देना प्लांट्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जहां पर फूड स्टोरेज हो पाए, फॉर फूड स्टोरेज और फॉर प्रोवाइडिंग कलर्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे कि लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर ऐसा मैकेनिज्म चलेगा बॉडी में जिसमें ये प्रोसीड करवाना है, और यहां पर अदर देन चीजें, यहां पर किसी भी तरीके की ना तो ग्रोथ होगी, ना डेवलपमेंट होगा, ना रिप्रोडक्शन होगा। तो चाहिए दोनों, लेकिन फास्ट किसकी वर्किंग होनी चाहिए? इसकी। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज सेकेंडरी तो उसका रोल नहीं रहेगा। अगर प्लांट्स में ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और फ्रूट और फ्लावर नहीं आया, या इतना भद्दा फ्रूट एंड फ्लावर आ रहा है कि आप उसे बेचकर अपनी कोई इकोनॉमी को इंक्रीज नहीं कर सकते, तो कोई सेंस नहीं है बायोमोलिक्यूल्स का। मतलब क्योंकि ह्यूमन बीइंग ऐसी चीज है जो हर चीज को यूटिलाइज करना जानता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए पावरफुल क्रिएचर, ह्यूमन बीइंग इज वेरी सेल्फिश इन नेचर ऑल्सो, उनको सिर्फ अपना फायदा दिखता है। अगर आपका कोई फ्रूट आया है प्लांट पर, ठीक है, और वो इतना भद्दा कलर का आया है कि ना तो आप उसे पसंद कर रहे हो, तो क्या ये जो पूरा प्रोसीजर आपने करवाया,
ये फ्रूटफुल होगा, ये सक्सेसफुल होगा? नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसको हटा दो स्टूडेंट्स। शुड आई रब दिस? शुड आई रब दिस? अब हम लोग ये सारी अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, दुनिया जहान की चीजें देख ली। अब अपन मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये जो मैं बात कर रही हूं ना, इनको किस कैटेगरी वाइज में डालूं, इन्हें कैसे पढ़ूं, क्योंकि मेनली मुझे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही अपने चैप्टर पे पढ़ना है। ये तो इर्द गिर्द की चीजें होती है समझाने के लिए, लेकिन मेनली किस पे फोकस करना है? बायोमोलिक्यूल्स पे। तो टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ओवरऑल बायोमोलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और भी चीजें ले लो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनको मैं पकड़ूं कैसे? इनको किस सेंस में पकड़ के मैं समझूं? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज को पढ़ेंगे तो स्टडी क्या हो जाएगी, हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बायोमोलिक्यूल्स को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब वही लाइफ, मॉलिक्यूल मतलब जो लाइफ को बना रहे, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। अब किस सिद्धांत के बेसिस पर ये नाम आया, क्लासिफिकेशन हुआ, क्या चीज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगी, क्या चीज बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आएगी, इस पे फोकस करना है। ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब वजन कितना है, भार कितना है, सॉल्युबिलिटी, इस सिद्धांत को क्लियर करने के लिए हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्युबिलिटी एंड, ये नहीं दे रखा है मैं बताती हूं, एंड रिक्वायरमेंट टू द बॉडी, and requirement to the body, biomolecules are divided into two main types. क्या होंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब देखो, किस सेंस में बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बोला, वो किस तरीके से इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, ये वाली चीज इन तीनों सिद्धांतों को कैसे सेटिस्फाइड कर रही है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ये रब कर दूं स्टूडेंट्स? Should I rub this? ठीक है, देखो, एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दे रखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक लिविंग टिश्यू ले लो। लिविंग टिश्यू कोई पार्ट ऑफ लिवर हो सकता है, मतलब एनिमल टिश्यू ले लो, लिवर का कोई पार्ट ले लो, या फिर वेजिटेबल ले लो, मतलब प्लांट टिश्यू ले लो। दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दोनों ही बायोमोलिक्यूल से बने हुए हैं, तो एक्सपेरिमेंट में बायोमोलिक्यूल्स क्या होंगे, फिल्टर होके आ जाएंगे ना, समझ आ रहा है? तो लिविंग टिश्यू क्या है, लिवर का पार्ट हो सकता है, कोई वेजिटेबल का पार्ट हो सकता है। क्या करो, मिक्स विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है, जैसे मोर्टार है, इन मोर्टार एंड पेस्चल,
ये मोटार है, कंटेनर है, आपने इसमें ये लिविंग टिश्यू डाल दिया और एसिड डालने से क्या हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिड है, एक डाइल्यूट मीडियम डाल दिया आपने, क्या कर दिया, एक डाइल्यूट मीडियम डाल दिया, इस डाइल्यूट मीडियम से एसिड सॉल्यूबल पूल और एसिड इनसॉल्यूबल पूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये एसिड डाल दिया आपने, ये क्या है, लिविंग टिश्यू, ये क्या है आपका लिविंग टिश्यू, ठीक है, और ये आपका एसिड है। एसिड मतलब एक डाइल्यूट कर दिया आपने, सॉल्युबिलिटी बना दी ना, सॉल्यूबल कुछ समथिंग दे दिया, या आप इसको सॉल्वेंट बोल दो ना। ये तो क्या है, सॉल्यूट हो गया जो घुल रहा है, और ये जो घोल रहा है ये क्या है, सॉल्वेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया ना। अब आप क्या करो, पेस्टल से इसको मिक्स कर दो, ऐसे मिक्स करो तो क्या बन जाएगी, एक स्लरी बन जाएगी, एक स्लरी बन गई, एक स्लरी बन गई ना, एक गाढ़ा मिक्सचर बन गया। अब उस स्लरी का क्या करना है, उस स्लरी को आप एक कंटेनर या बीकर में लेके फिल्टर करो, क्या करो, फिल्टर करो। अब इसको अपन देख लेते हैं एक बार आगे। शुड आई रब दिस स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन रब कर दूं मैं, इसको देख लीजिए अच्छे से, शुड आई रब इट। देखो स्लरी आई, स्लरी का मतलब क्या होता है, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बन गया। अब सेमी सॉलिड पेस्ट को आप क्या कर रहे हो, जैसे ये सेमी सॉलिड पेस्ट लिया आपने, आप एक क्या करो, बीकर लो, ठीक है, और उसमें क्या कर दो, एक फनल लगा दो, ठीक है। ये स्लरी है, ये सेमी सॉलिड पेस्ट है। अब आप क्या करो, फिल्टर दिस स्लरी इन अ बीकर, फिल्टर दिस स्लरी इन अ बीकर थ्रू अ फनल, थ्रू अ फनल। अब क्या होगा, आप क्या देखोगे, उस स्लरी के अंदर, उस स्लरी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस तो क्या होंगे, फिल्टर होके नीचे गिर जाएंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट, उन्हें आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर नहीं हो पाए, जो फनल के ऊपर माउथ पे रह जाएंगे, आप उसे बोलोगे कि ये ऊपर एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस रह गए, ये फिल्टर हो ही नहीं पाए। तो यहां पर क्या है, ये क्या आ गया, फिल्ट्रेट, ये क्या आ गया, फिल्ट्रेट। मतलब स्लरी के अंदर कोई कंपोजिशन था, कोई सब्सटेंसेस का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके अंदर से कुछ चीजें तो आ गई फिल्टर होकर और कुछ चीजें ऊपर ही रह गई। तो क्या कह सकती हूं मैं, स्लरी के अंदर क्या है, सब्सटेंसेस है, उसके अंदर कुछ तो क्या है, नॉन फिल्ट्रेट, जो फिल्टर नहीं हुआ है, और क्या है, कुछ फिल्ट्रेट हैं जो फिल्टर हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो चीजें फिल्टर होकर नीचे गिर गई, शायद वो उस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में घुल गई होंगी, डिसॉल्व हो गई होंगी, फटाफट डिसॉल्व होकर नीचे आ गई होंगी, और कुछ चीजें जो बड़ी साइज की होंगी, जो उस एसिटिक एसिड में इतनी ज्यादा घुलनशील नहीं हो पाई, या उनकी इतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं हो पाई, वो ऊपर रह गई। तो हमें क्या है, दो तरीके की चीजें मिल गई, दो तरीके की चीजें मिल गई। साइंटिस्ट ने क्या किया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि जो चीजें फिल्टर होकर आ गई वो उस एसिड मीडियम पूल में सॉल्युबल थी, उनका स्ट्रक्चर सिंपल था, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम था, तो फट से नीचे आके गिर गई। तो उस ग्रुप को बोल दिया, उस फिल्ट्रेट को बोल दिया कि जो भी इस फिल्ट्रेटिंग सब्सटेंसेस है, जब हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कलेक्टिवली बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। और जो सब्सटेंसेस फिल्टर नहीं हो पाए, शायद नीचे वालों के कंपैरिजन उनका स्ट्रक्चर लार्ज होगा, वेट ज्यादा होगा, और वो एसिड मीडियम पूल में इतने ज्यादा सॉल्यूबल नहीं होंगे, इसलिए उनको ऊपर रखो, उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाल दो। तो मॉलिक्यूलर वेट सेटिस्फाइड हो गया,
सॉल्युबिलिटी सेटिस्फाइड हो गई। अब रिक्वायरमेंट, बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, ज्यादा से ज्यादा बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में उनकी जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड है, इतनी ज्यादा अमाउंट में उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ डेवलपमेंट ना करवाकर हमारी बॉडी में वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। बस ये फर्क है। अभी क्या, मैंने बहुत जल्दी में पूरा एक समरी बोल दी, अब इनको धीरे धीरे समझते हैं और लिखते हैं। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स? शुड आई रब इट? ठीक है, अब कैसे लिखोगे आप? देखो, जो नॉन फिल्ट्रेट थे आप इस तरीके से लिखो, इनसॉल्युबल इन एसिड पूल। ठीक है, और जो नीचे आ गए वो सॉल्युबल इन एसिड पूल। ठीक है, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? अब क्या है, देखो, उस बेसिस पर, सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर और रिक्वायरमेंट तो क्या मैं एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रही, आपकी बुक में नहीं दे रखा है। इनसॉल्युबल इन एसिड पूल है तो क्या होंगे? लार्ज साइज होंगे। अगर ये लार्ज साइज है तो कहीं ना कहीं इनका वजन भी ज्यादा होगा। भाई भारी चीज, लंबी चीज, बड़ी चीज का वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। मॉलिक्यूलर वेट हाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और इनसॉल्युबल इन एसिड पूल मतलब स्मॉल साइज होंगे और मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल है। अब ये तो क्या है, जनरल आइडिया है। अब साइंटिस्ट ने क्या है, डीप में स्टडी करी इनकी। साइंटिस्ट ने क्या है, इनको बहुत ही डीप में ले गए कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप ये वाली चीज जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्टर होकर नीचे आ गई है और ये प्रॉपर्टीज को रख रही है, उनको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, और जो फिल्टर नहीं हुई, जो ऊपर रह गई, वो ये प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रही है, उनको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, कैसे हुआ? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रो मतलब छोटा, इसका मतलब पहला ही वर्ड आप देख लो, इनका स्ट्रक्चर क्या है। अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम इन पे जाएं तो स्ट्रक्चर क्या है? सिंपलर। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर मैक्रो है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब दूसरी बात, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को कौन सी यूनिट में नापा? डाल्टन की यूनिट में। मॉलिक्यूलर वेट को किन पे नापा? डाल्टन की यूनिट में। जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम आएगा, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम आएगा और मैक्सिममली 18 से 800 डाल्टन के बीच में आएगा, वो भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं? कैटेगरी देख रहे हैं। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करवाया, जो सब्सटेंसेस के, जो आपके सब्सटेंसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो आपके सब्सटेंसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फिल्टर करके निकाला, उसको सेपरेट किया इन सिद्धांतों को लेकर। पहले तो एक्सपेरिमेंट ने हमने क्या करा, उनको थोड़ा सेपरेट कर लिया। अब उसके अंदर भी जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखकर हम उन पे समझ रहे हैं कि कौन सा बायो माइक्रोमोलिक्यूल और कौन सा बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है,
अब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो लेस देन 1000 डाल्टन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है वेट की, डाल्टन। मोस्टली 18 से 800 डाल्टन के बीच में जिनका मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो सारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएंगे। ठीक है, इनकी क्या है, हायर सॉल्युबिलिटी है। इनकी क्या है, हायर सॉल्युबिलिटी है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, मतलब वाटर ले लो या कोई भी ऐसी चीज जो घुलनशील हो। ठीक है, ऐसी चीज जो घोलने लायक हो उसके अंदर ये क्या करते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन होना चाहिए। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए, या तो 10,000 डाल्टन हो जाए, सॉरी लेस देन नहीं, मोर देन, या तो 10,000 डाल्टन हो जाए या 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, यहां पर क्या है मॉलिक्यूलर वेट, ये है, लेस देन ही होना चाहिए, 1000 तो हो ही नहीं सकता, उससे कम ही होगा। अब यहां बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या है कि 10,000 डाल्टन से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स बार बार कम निकल रहा है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर वेट या तो 10,000 डाल्टन होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, इतनी भारी चीज काफी बड़ी चीजों से मिलकर बनी, मतलब बड़ी लार्ज साइज चीज होगी। ठीक है,